स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा कि कैसे सिंगल पीरियड स्टैटिक गेम के अंदर ईच प्लेयर ऑफ द गेम गिव हिज बेस्ट रिस्पॉन्स। उसमें हमने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ली, जिसमें हमारे पास दो एयरलाइंस थी, अमेरिकन एयरलाइन और यूनाइटेड एयरलाइन। और उसमें हमने देखा कि किस तरह से दोनों जो एयरलाइंस थी वो अपना बेस्ट रिस्पॉन्स जो है ना वो देती हैं, अपने प्रॉफिट को जो है ना वो मैक्सिमम करने के लिए। और उसमें हमने देखा कि कोई भी फर्म जो है वो अपनी डोमिनेंट स्ट्रेटजी से जो है ना वो पीछे नहीं हटती है, या डोमिनेंट स्ट्रेटजी को जो है ना वो लीव नहीं करती है। हर जो एयरलाइन थी वो अपनी डोमिनेंट स्ट्रेटजी को ही जो है ना वो फॉलो कर रही थी। और उन दोनों में जो डोमिनेंट स्ट्रेटजी थी वो हाईएस्ट जो है ना वो आउटपुट थी, जो कि हमारे पास 64,000 पैसेंजर्स का जो है ना वो एक लेवल था। और उसमें हमने देखा कि इन 64,000 को जो है ना वो ट्रैवल करवाते हुए ईच फर्म अर्न 4.1 मिलियन यूएस डॉलर क्वार्टरली। हालाँकि अगर वो अपनी जो है ना वो लोएस्ट जो है ना वो आउटपुट देते, तो उससे दोनों जो है ना वो जॉइंटली ज़्यादा जो है ना वो अर्न कर सकते थे, और हर फर्म जो है ना वो 4.6 मिलियन यूएस डॉलर जो है ना वो अर्न कर सकती थी। अब यहाँ पे हमने देखा कि दोनों जो फर्म्स थी, यानी यूनाइटेड एयरलाइन और अमेरिकन एयरलाइन, उन दोनों के लिए जो बेस्ट स्ट्रैटेजी थी वो, या आप डोमिनेंट स्ट्रैटेजी कह लें, वो थी कि दोनों ने हाईएस्ट जो है ना वो आउटपुट दी। अब यहाँ पे आप कह लें कि अ सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज सच दैट व्हेन ऑल अदर प्लेयर्स यूज दीज स्ट्रैटेजीज, नो प्लेयर कैन ऑब्टेन अ हायर पे ऑफ बाय चूजिंग अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। तो ये जो सूरत हाल होती है, इसको नाश इक्विलिब्रियम का जो है ना वो नाम दिया जाता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है इस सॉल्यूशन का, इसको जॉन नाश ने 1951 के अंदर जो है ना वो इंट्रोड्यूस जो है वो करवाया था। और इसमें उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया कि जब एक फर्म जो है वो अपना बेस्ट रिस्पॉन्स दे देती है अपने पे ऑफ्स के हवाले से, तो फिर कभी भी वो अपने उस बेस्ट रिस्पॉन्स से डेविएट नहीं करती है। अगर वो अपने बेस्ट रिस्पॉन्स से डेविएट करेगी, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि वो लोअर पे ऑफ पे चली जाएगी, या लोअर लेवल ऑफ प्रॉफिट के ऊपर जो है ना वो चली जाएगी। जैसे कि अपनी लास्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल के अंदर जो है ना वो हम देख सकते हैं। लेट मी ड्रॉ द टेबल अगेन, और बताता हूँ कि कैसे अगर कोई एयरलाइन जो है वो डेविएट करती है अपनी डोमिनेंट स्ट्रेटजी से या अपने बेस्ट रिस्पॉन्स से, तो वो आप कह लें कि कैसे लोअर लेवल ऑफ प्रॉफिट के ऊपर जो है ना वो चली जाएगी। सो लेट मी ड्रॉ द पे ऑफ मैट्रिक्स जो है ना वो ड्रॉ करते हैं। क्योंकि हमारे पास दो एयरलाइन हैं और दो डिसीजंस हैं उनके पास, लिहाजा हमारे पास जो पे ऑफ मैट्रिक्स के सेल बनेंगे वो 4 बनेंगे, जिसमें जो हमारा अपर हॉरिजॉन्टल एरिया है, उसमें हम अमेरिकन एयरलाइन को जो है ना वो लेते हैं, उसके पेयर ऑफ जो है ना वो लेते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास 2 इसकी जो है ना वो स्ट्रैटेजीज़ हैं। पहले है कि जो क्यूए है, यानी अमेरिकन की जो प्रोडक्ट है आउटपुट उसकी, दैट इज़ इक्वल टू 64। और दूसरी उसकी स्ट्रैटेजी है कि क्यूए इज़ इक्वल टू 48। ये 2 चूँकि वो आउटपुट लेवल जो है ना वो दे सकता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें वर्टिकल एक्सिस पे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो यूनाइटेड एयरलाइन आ जाती है, जो लास्ट एग्ज़ाम्पल हमने की थी। तो यूनाइटेड एयरलाइन जो है इसके पास भी 2 चॉइसेस हैं। पहली चॉइस इसके पास ये है कि जो क्यूयू है ये 64 हो, जो कि हाईएस्ट है आउटपुट इसकी। और दूसरा है कि क्यूयू इज़ इक्वल टू 48 हो, जो कि इसकी लोएस्ट आप कह लें कि हमारे पास पैसेंजर 1000 की जो है ना 1000 में से क्वालिटी आ जाती है इसकी। ये 64,000 है, ये 48,000 है। अब हमने डिटेल बच्चों देखा था कि यहाँ पे हमारे पास ये 4.1 मिलियन यूएस डॉलर्स पे ऑफ है, और इसका जो है यहाँ पे इसका भी 4.1 मिलियन यूएस डॉलर्स है, और इसका जो है वो 3.8 मिलियन यूएस डॉलर्स है, और यहाँ पे 5.1 मिलियन यूएस डॉलर्स हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास 3.8 मिलियन यूएस डॉलर्स, और यहाँ पे हमारे पास 5.1 मिलियन यूएस डॉलर्स,
एंड ऑन द सेम ग्राउंड यहाँ पे हमारे पास 4.6 मिलियन यूएस डॉलर्स और यहाँ पे भी 4.6 मिलियन यूएस डॉलर्स। अब यहाँ पे जो हमने बेटा अपनी लास्ट जो लेक्चर के अंदर जो हमने एग्जांपल देखी थी, उसमें हमने देखा था कि जो दोनों एयरलाइंस हैं, अमेरिकन एयरलाइन है और इसी तरह से जो यूनाइटेड एयरलाइन है, ये दोनों आप कह लें कि अपनी एक डोमिनेंट स्ट्रैटेजी जो रिवील करती हैं, वो हाई आउटपुट होती है और दोनों जो है ना वो 4.1 मिलियन यूएस डॉलर जो है ना वो अर्न करके आप कह लें कि अपने पे ऑफ को जो है ना वो मैक्सिमम रखती हैं। अब ये आप कह लें कि सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो प्लेयर्स की तरफ से जो है ना वो अडॉप्ट की जाती हैं टू ऑब्टेन अ हायर पे ऑफ। अब अगर यहाँ पे अगर हम फ़र्ज़ करें कि जो यूनाइटेड है, वो डेविएट करती है यहाँ से और आप कह लें कि हाईएस्ट आउटपुट की बजाय जो है ना वो लोएस्ट आउटपुट पे आ जाती है। यानी अमेरिकन की जो आप कह लें पैसेंजर ट्रैवल करवाने की जो स्ट्रेंथ है वो 64,000 ही रहती है। लेकिन जो यूनाइटेड वाले हैं वो इसे कम करके 6 जो है ना सॉरी 48,000 पे अगर ले आते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या? जब ये सूरत-ए-हाल होगी यानी अमेरिकन जो हैं वो तो 64,000 पे ही रखेंगे अपनी क्वांटिटी। लेकिन अगर यूनाइटेड वाले जो हैं वो आ जाते हैं 48 के ऊपर, तो इससे होगा क्या? इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा यूनाइटेड के पे ऑफ पे और अमेरिकन के पे ऑफ पे? अब इसका मतलब ये होगा कि जो अमेरिकन है वो हाईएस्ट जो आउटपुट है वो अपनी दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो यूनाइटेड है वो अपनी लोएस्ट आउटपुट जो है ना वो दे रहे हैं। तो यहाँ पे साफ ज़ाहिर होगा क्या? यहाँ पे ये होगा कि जो अमेरिकन है, इनके जो पे ऑफ्स हैं वो 4.1 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़ जाएँगे और 4.1 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़ के 5.1 मिलियन यूएस डॉलर्स हो जाएँगे। ठीक है? ये देखें। अब यहाँ पे जो अमेरिकन है, इनके जो पे ऑफ्स हैं वो 4.1 से बढ़ के 5.1 मिलियन यूएस डॉलर्स हो गए। जबकि दूसरी तरफ जो यूनाइटेड वाले हैं, उनके जो पे ऑफ्स होंगे वो 4.1 मिलियन यूएस डॉलर से कम होके 3.8 मिलियन यूएस डॉलर जो है ना वो बन जाएँगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये देखिएगा यूनाइटेड का जो है ना वो पे ऑफ आ गया है या उसका प्रॉफ़िट आ गया है। तो यहाँ पे यही बेसिकली हमारे पास नाश इक्विलिब्रियम होता है कि ये हमारे पास सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं सच दैट व्हेन ऑल अदर प्लेयर्स यूज़ देयर स्ट्रैटेजीज़, नो प्लेयर कैन ऑब्टेन अ हायर पे ऑफ बाय चूज़िंग अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। कि जब दोनों आपकी जो फर्म्स होती हैं या जो दोनों आपके प्लेयर्स होते हैं किसी भी गेम के अंदर या जितने भी प्लेयर्स होते हैं किसी भी गेम के अंदर, जब वो अपना बेस्ट रिस्पॉन्स दे देते हैं, तो उसके बाद डेविएशन वो नहीं कर सकते। अगर वो अपने उस बेस्ट रिस्पॉन्स से डेविएट करते हैं, तो फिर कभी भी वो उतना पे ऑफ जो है ना वो नहीं ले सकते जितना वो अपने बेस्ट रिस्पॉन्स से जो है ना वो ले रहे होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि जो यूनाइटेड है उसने डेविएट किया अपने बेस्ट रिस्पॉन्स से और लोएस्ट आउटपुट 48 पे चला गया, जिसकी वजह से जो अमेरिकन थे, उसने 5.1 मिलियन यूएस डॉलर अर्न करना शुरू कर दिया, यानी उसका पे ऑफ बढ़ गया, जबकि दूसरी तरफ जो यूनाइटेड था, उसका जो पे ऑफ था, वो पहले से कम होके 3.8 मिलियन यूएस डॉलर्स के ऊपर जो है ना, वो आ गया। तो ये हमारे पास जो है ना, वो एक चीज़ आ जाती है। अब यहीं पे आप कह लो कि जैसे हमने कहा था कि अगर दोनों फर्म्स जो है ना वो लोएस्ट आउटपुट देती तो वो 4.6 यूएस डॉलर जो है ना वो अर्न कर सकती थी। तो होता ऐसा क्यों नहीं होता? इस वजह से नहीं है बेटा क्योंकि यहाँ पे चीटिंग का खतरा होता है और ये खतरा होता है कि कोई भी एक जो फर्म होगी या कोई भी एक जो प्लेयर होगा, वो चीट करेगा और चीट करने के बाद वो आप कह लें कि हायर जब लेवल देगा, तो उस हायर लेवल की वजह से उसके अपने तो पे ऑफ ज़्यादा हो जाएँगे। जबकि जो दूसरा प्लेयर होगा उसके पे ऑफ्स जो है ना वो कम हो जाएँगे। जैसे कि यहीं पे हमने जो है ना वो अभी जैसे देखा भी है कि अगर आप कह लें कि यूनाइटेड जो है ना वो लोएस्ट अपनी आउटपुट देता है और अमेरिकन हाईएस्ट देता है, तो फिर इस सेल की बजाय आप कह लें कि जो पे ऑफ का सेल होगा वो हमारे पास ये बन जाएगा जिसमें मैंने ये डबल लाइन्स जो है ना वो लगाई हैं। तो इसी वजह से जो सिंगल स्टैटिक पीरियड गेम्स होती हैं, उसके अंदर कोऑपरेशन का एलिमेंट जो है ना वो नहीं होता क्योंकि हर फर्म ने फिर अपना ही बेस्ट रिस्पॉन्स देना होता है और कभी भी वो उससे डेविएशन जो है ना वो नहीं कर सकते। तो यही चीज़ जो है ना वो नाश इक्विलिब्रियम की तरफ हमें ले जाती है या इसी को जो है ना वो नाश इक्विलिब्रियम का जो है ना वो नाम दिया जाता है। इसके बाद ये था हमारे पास सिंगल नाश इक्विलिब्रियम जब हम उसकी जो है ना वो बात करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है ना वो मल्टीपल नाश इक्विलिब्रियम भी होता है। नो नाश इक्विलिब्रियम भी होता है और मिक्स नाश इक्विलिब्रियम भी होता है। ये 3 कॉन्सेप्ट्स जो है इसको अब ज़रा इन डिटेल से हम डिस्कस करते हैं।
कि मल्टीपल नाश इक्विलिब्रियम क्या होता है और मिक्स्ड नाश इक्विलिब्रियम क्या होता है और इसी तरह से जो नो नाश यानी नाश इक्विलिब्रियम कब नहीं होगा। अब ज़रा उस कॉन्सेप्ट को जो है ना वो हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है मल्टीपल नाश इक्विलिब्रियम या आप कह लें कि हाँ मल्टीपल नाश इक्विलिब्रियम और फिर उसके बाद नो नाश इक्विलिब्रियम। एंड देन मिक्स नाश इक्विलिब्रियम। तो ये जो बच्चों 3 कॉन्सेप्ट्स हैं मल्टीपल नाश इक्विलिब्रियम, नो नाश इक्विलिब्रियम और मिक्स स्ट्रैटेजीज़ जिसको आप जो है ना वो कह सकते हैं। बेसिकली ये तीनों फिनोमेना जो हैं वो हम देखते हैं व्हाइल वी आर डीलिंग विद एंट्री गेम्स। जब हम एंट्री गेम्स को जो है ना वो डिस्कस करते हैं। अब एंट्री गेम्स क्या होती हैं? एंट्री गेम्स बच्चों ये होती हैं कि जब आप कह लें कि न्यू कोई प्रोडक्शन यूनिट जो है ना वो इंस्टॉल करना हो, कोई न्यू फर्म लगानी हो और उसमें जो फर्म्स हैं वो एंटर होना चाहती हैं उस इंडस्ट्री के अंदर, उस बिज़नेस के अंदर, तो उस सूरत-ए-हाल में हमें 3 जो सिचुएशंस हैं वो फेस करना पड़ती हैं। पहला मल्टीपल नाश इक्विलिब्रियम है फिर उसके बाद नो नाश इक्विलिब्रियम है और उसके बाद मिक्स नाश इक्विलिब्रियम जो है ना वो आ जाता है। और ये जो तीनों कॉन्सेप्ट्स हैं, ये एंट्री गेम से जो है ना वो डील करते हैं। इसके लिए हम अज़्यूम करते हैं कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं बच्चों। हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास जो है ना वो एक आप कह लें कि मोटरवे है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये रिजाना मोटरवे अभी हमारे पास बना है। तो इस मोटरवे पे आप कह लें कि जो एक रेस्ट एरिया होता है, उस रेस्ट एरिये पे एक गैस स्टेशन जो है या पेट्रोल पंप आप उसको कह लें या सीएनजी गैस स्टेशन कह लें, आपकी मर्ज़ी है। तो वहाँ पे जो गैस स्टेशन है, वो इंस्टॉल करना है और उस गैस स्टेशन की आप कह लें कि मैक्सिमम डिमांड के हिसाब से आप कह लें कि 2 गैस स्टेशन जो है ना वो चल सकते हैं या 2 गैस स्टेशन जो है ना वो लगाए जा सकते हैं। ये थोड़ी-सी आप एग्ज़ाम्पल को समझिएगा कि मोटरवे आपका रेस्ट एरिया है, वहाँ पे गैस स्टेशन जो है वो लगाए जा सकते हैं और मैक्सिमम कैपेसिटी जो है, वो 2 गैस स्टेशंस की जो है ना वो है। अब यहाँ पे 2 गैस स्टेशन है बच्चों हमारे पास मैक्सिमम जो है ना वो इंस्टॉल करवाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे वही आप कह लें कि प्लेयर्स के दरमियान स्ट्रैटेजीज़ जो होंगी, वो ये होंगी कि क्या वो एंटर हों या ना हों। अब यहाँ पे साफ ज़ाहिर है कि कितने गैस स्टेशंस लगेंगे, वो डिपेंड करेगा कि जो गैस की डिमांड है उस सर्वर स्टेशन के ऊपर या उस रेस्ट एरिया में वो कितनी है या गैस की डिमांड इस बात की जो है ना वो डिटर्मिनेशन करेंगी। अब अगर डिमांड इस तरह की हो कि वहाँ पे सिर्फ़ एक ही गैस स्टेशन जो है वो एफ़िशिएंटली जो है ना वो चल सकता है और अपने पे ऑफ्स को जो है ना वो मैक्सिमम कर सकता है या प्रॉफ़िटेबली सिर्फ़ एक गैस स्टेशन जो है ना वो वहाँ पे काम कर सकता है। अब अगर ये सूरत-ए-हाल होगी और यहाँ पे हम इसका पे ऑफ मैट्रिक्स अगर बनाएँ और देखें कि किस तरह से वो पे ऑफ मैट्रिक्स जो है ना वो काम करेगा, तो लेट मी मेक द पे ऑफ मैट्रिक्स और फिर देखेंगे कि क्या मतलब जो है ना वो स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं 2 इन्वेस्टर्स की तरफ से उस गैस स्टेशन के बारे में। इधर हम फर्म 1 ले लेते हैं, यानी जो पहली फर्म है, कोई पहला इन्वेस्टर है और इधर जो है वर्टिकल साइड पे जो है ना वो हम फर्म 2 को जो है ना वो ले लेते हैं। तो ये आप कह लें कि अब इसका पे ऑफ मैट्रिक्स जो है ना वो हम बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है पहली ऑप्शन ये हो सकती है कि डू नॉट एंटर कि फर्म 1 जो है वो एंटर ना हो। उस आप कह लें कि पर्टिकुलर जो हमारे पास बिज़नेस है उसके अंदर या गैस स्टेशन के अंदर अगर वो एंटर नहीं होता। और दूसरा उसका ऑप्शन आ सकता है कि वो एंटर हो सकती है उस आप कह लें कि इंडस्ट्री के अंदर। तो ये दूसरा हमारे पास आ जाएगा और सेम ग्राउंड्स के ऊपर यही 2 डिसीज़न्स जो है ना वो फर्म 2 के भी हो सकते हैं कि वो एंटर नहीं भी हो सकती
ठीक है, और एंटर हो भी सकती है। अब अगर आप कह लें कि पहली फर्म जो है वो एंटर नहीं होती, तो साफ ज़ाहिर है वो कुछ नहीं कमाएगी, उसका पे ऑफ ही ज़ीरो यूएस डॉलर्स होगा। और अगर दूसरी फर्म भी एंटर नहीं होती, तो वो भी ज़ीरो यूएस डॉलर कमाएगी, क्योंकि जब गैस स्टेशन लगा ही नहीं तो अर्निंग क्या होगी। और अगर जो फर्स्ट फर्म है वो एंटर हो जाती है, तो वो 1 यूएस डॉलर कमाएगी, ठीक है? और पहली फर्म एंटर हो जाती है, 1 मिलियन आप इसको कह लें, 1 मिलियन यूएस डॉलर्स कमाएगी। और अगर पर एनम, और अगर जो फर्म आपकी दूसरी है वो एंटर नहीं होती, तो वो साफ ज़ाहिर है वो 0 यूएस डॉलर ही अर्न करेगी। और अगर फर्म 2 एंटर हो जाती है, तो ये 1 यूएस डॉलर जो है वो कमाएगी, और इसके अगेंस्ट अगर फर्म 1 एंटर नहीं होती, तो फिर उसका 0 यूएस डॉलर्स होगा। और अगर फर्म 1 भी एंटर हो जाती है, फर्म 2 भी एंटर हो जाती है, तो फिर उस सूरत में दोनों को एनुअली 1 मिलियन यूएस डॉलर का नुकसान होगा। यानी जो फर्स्ट आपकी फर्म है वो भी 1 मिलियन यूएस डॉलर लॉस में जाएगी, और आपकी जो दूसरी फर्म है वो भी 1 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो लॉस में ही जो है ना वो चलेगी, या लॉस में ही जो है ना वो जाएगी। तो अब देखते हैं कि इस सूरत में जो हमारा कॉन्सेप्ट है मल्टीपल नाश इक्विलिब्रियम का, और इसी तरह से आपका जो है वो नो नाश इक्विलिब्रियम और मिक्स नाश इक्विलिब्रियम का जो है ना वो किस तरह से होगा। अब इस सूरत हाल में मल्टीपल नाश इक्विलिब्रियम क्या हो सकता है बच्चों? मल्टीपल नाश इक्विलिब्रियम 2 हो सकते हैं। पहला ये वाला कि फर्म 1 एंटर हो और फर्म 2 एंटर ना हो, और दूसरा हो सकता है कि फर्म 2 एंटर हो और फर्म 1 एंटर ना हो। तो ये आपके मल्टीपल नाश इक्विलिब्रियम हो जाएँगे। अब ये डिसाइड कैसे होगा? मतलब हो सकता है कि जो फर्म 1 है, वो फर्म 2 को कुछ कंपनसेशन दे दे कि आप एंटर ना हों और मुझसे कुछ कंपनसेशन ले लें, और इस तरह मैं जो है ना वो ईज़िली प्रॉफिटेबली इस गैस स्टेशन को जो है ना वो रन कर लेता हूँ। तो वो आप कह लें कि फर्म 1 फिर एंटर हो जाएगी, फर्म 2 एंटर नहीं होगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि फर्म 2 जो है वो नेगोशिएट करती है फर्म 1 के साथ, और उससे कहती है कि तुम कोई कंपनसेशन ले रहे हो, यहाँ पे गैस स्टेशन ना लगाओ। अगर आप भी लगाते हो, मैं भी लगाता हूँ, तो हमें लॉस होगा। तो फर्म 2 इस पे, फर्म 1 जो है वो इस बात पे जो है ना वो माइल हो जाती है, वो एक्सेप्ट कर लेती है इस ऑफ़र को, और वो एंटर नहीं होती, तो फिर फर्म 2 जो है वो एंटर हो जाएगी, फर्म 1 एंटर नहीं होगी। फर्म 2 जो है वो 1 मिलियन यूएस डॉलर कमाएगी, और फर्म 2 जो है वो 0 कमाएगी। तो इस सूरत में हमारे पास मल्टीपल नाश इक्विलिब्रियम आ जाते हैं, 2 नाश इक्विलिब्रियम आ जाते हैं। अगर पहला नाश इक्विलिब्रियम आ गया, तो फिर इससे कोई डेविएट नहीं करेगा, क्योंकि डेविएशन करेंगे तो दोनों लॉस बियर करेंगे। और अगर ये वाला हमारे पास जो दूसरा जो है ना वो नाश इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो इस सूरत में भी डेविएशन का कोई चांस नहीं है, क्योंकि डेविएशन होगा तो दोनों लॉस बियर करेंगे। और फिर उसके बाद नो नाश इक्विलिब्रियम। नो नाश इक्विलिब्रियम क्या है कि दोनों फर्म्स ही एंटर नहीं होती। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो मैं रेड लगाने लगा हूँ ये 0-0, अगर दोनों फर्म्स ही एंटर नहीं होती तो फिर इसका मतलब होगा कि देयर वुड बी नो नाश इक्विलिब्रियम, ठीक है? और मिक्स नाश इक्विलिब्रियम क्या होगा? मिक्स नाश इक्विलिब्रियम उस वक़्त होगा बच्चों, अब इसमें हम थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट जो है ना वो लेते हैं प्रोबेबिलिटी का। यानी ये प्रोबेबिलिटी हमें बताएगी कि आपका जो है वो मल्टीपल नाश इक्विलिब्रियम होगा, या मिक्स नाश इक्विलिब्रियम जो है ना वो हमारे पास कहलाएगा। अगर तो प्रोबेबिलिटी इज़ इक्वल टू 1 आ जाती है, तो फिर इस सूरत में ये होगा कि या तो हम ये वाला जो है वो इक्विलिब्रियम ले लेंगे, या ये वाला इक्विलिब्रियम ले लेंगे। और अगर आप कह लें कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपको पता है 0 और 1 के दरमियान होती है, ठीक है? तो अब इसमें हम एक मिक्स किस्म का जो है ना वो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि कौन-सी फ़र्म एंटर होगी, उसके कितने चांसेज़ हैं, दूसरी फ़र्म के एंटर, पहली फ़र्म के एंटर होने के कितने चांसेज़ हैं, दूसरी फ़र्म के एंटर होने के कितने चांसेज़ हैं। तो उस सूरत में आप कह लें कि हर फ फॉर एग्ज़ाम्पल पहली फ़र्म एंटर हो, तो 1/2 चांसेज़ हैं। दूसरी फर्म एंटर हो, उसके भी 1/2 चांसेज़ हैं, ठीक है? अगर पहली फर्म एंटर नहीं होती, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो इसके 1/4 चांसेज़ हैं, ठीक है? और इसी तरह से दूसरी फर्म एंटर नहीं होती, उसके भी 1/4 चांसेज़ हैं। तो यहाँ पे जो ईच सेल है हमारे पास इस पे ऑफ मैट्रिक्स के अंदर, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास 1/4 बनती है। यानी हम यहाँ पे आएँगे तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, चांस है कि दोनों फर्में एंटर नहीं होंगी, और फर्म 1 एंटर होगी, इसके भी चांसेस 1/4 हैं, ठीक है? और इसी तरह से फर्म 2 एंटर होगी, फर्म 1 एंटर नहीं होगी, इसके भी चांसेस या प्रोबेबिलिटी 1/4 है।
और इसी तरह से दोनों फर्म्स एंटर होती हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी जो है ना वो हमारे पास 1/4 आ जाती है। तो इस तरह की आप कह लें कि जो हमारे पास एंट्री गेम्स होती हैं, उसके अंदर आप कह लें कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो आप कह लें कि हम आम तौर पे जो है ना उसको इस्तेमाल करते हैं ये देखने के लिए कि कितने चांसेस हैं किसी आप कह लें कि एक सॉल्यूशन सेट के लिए हमारे पास। तो ये ओवरऑल था जिसके अंदर हमने जो पे ऑफ मैट्रिक्स हैं, उनको इस्तेमाल किया और देखा कि कैसे एंट्री गेम्स के अंदर हम मल्टीपल नाश इक्विलिब्रियम ले सकते हैं, नो नाश इक्विलिब्रियम आ सकता है या फिर मिक्स नाश इक्विलिब्रियम आ सकता है। अब जो पीछे हमने एक एग्ज़ाम्पल के साथ जो है ना वो नाश इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था कि कोई भी फर्म जो है ना वो नाश इक्विलिब्रियम से डेविएट नहीं कर सकती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कोऑपरेशन का, कि जैसे मैंने बताया अपने लास्ट जो हमने एग्ज़ाम्पल की कि अगर दोनों जो फर्म्स थी जैसे यूनाइटेड एयरलाइन और अमेरिकन एयरलाइन अगर वो लोएस्ट आउटपुट देती, यानी अगर वो क्यूएबी जो है, वो हमारे पास 48,000 होता होता और जो क्यूयू है, वो भी हमारे पास 48,000 होता पैसेंजर्स का लेवल, तो वो दोनों जो थे वो 4 पॉइंट आप कह लें कि 3 मिलियन यूएस डॉलर जो है ना वो कमा सकते थे। तो यानी अगर वो कोऑपरेट करते आपस में। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कोऑपरेट करते क्यों नहीं हैं? वो कोऑपरेट बच्चे इस वजह से नहीं करते होते क्योंकि वो जो आपका डिसीज़न होता है वो वन टाइम डिसीज़न होता है। आपने सिर्फ़ एक दफ़ा जो है ना वो डिसीज़न लेना होता है, वो रिपीट उस डिसीज़न को नहीं करना होता। तो वहाँ पे आप कह लें डिसीव होने के चांसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और वहाँ पे ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि एक फर्म जो है वो डेविएट करेगी और लोएस्ट से हाईएस्ट आउटपुट पे जो है ना वो चली जाएगी। जैसे मैंने कहा कि अगर यहाँ पे आप कह लें पहले वो कोऑपरेट करते हैं और इस बात पे जो है ना वो एग्री कर लेते हैं कि दोनों 48,000 पैसेंजर्स जो है ना वो ट्रैवल करवाएँगे। अब वैसे एग्रीमेंट तो हो जाता है लेकिन अमेरिकन क्या करते हैं, अमेरिकन जो है वो उन यूनाइटेड को डिसीव करते हैं और वो 48 की बजाय वो 64,000 पैसेंजर्स जो है ना वो ट्रैवल करवाते हैं। और जब वो इस तरह से करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा? उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि अमेरिकन का जो पे ऑफ होगा वो 4.3 से 5.1 मिलियन यूएस डॉलर्स हो जाएगा। और दूसरी तरफ से जो यूनाइटेड है, उनका जो पे ऑफ होगा, वो 4.3 से कम होके 3.8 मिलियन यूएस डॉलर्स हो जाएगा। जिसका नुकसान जो है फिर यूनाइटेड को जो है ना वो उठाना पड़ेगा। ऑन द सेम ग्राउंड अगर यूनाइटेड डेविएट करती है तो फिर अमेरिका को इसी तरह से लोअर पे ऑफ पे जो है ना वो जाना पड़ेगा। तो चूँकि ये स्टैटिक गेम्स होती हैं, सिंगल पीरियड गेम्स होती हैं, सिर्फ़ एक आप कह लें कि टाइम के लिए ही ये डिसीजन मेकिंग जो है ना वो की जाती है। इसी वजह से ये जो हमारे पास आप कह लें कि गेम्स होती हैं स्टैटिक सिंगल पीरियड गेम, इसके अंदर जो कोऑपरेशन होती है वो नहीं हो सकती है या जो कोऑपरेशन होती है वो पॉसिबल जो है ना वो हमारे पास नहीं होती है। तो इसके साथ ही हमारा जो स्टैटिक सिंगल पीरियड गेम का जो एक कांसेप्ट था वो मुकम्मल हो गया है औ और कल इंशाल्लाह जो है ना हम डायनामिक गेम जो है ना उनको स्टार्ट करेंगे। अब इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।